दोस्तों, आप जिनको अभी वीडियो के अंदर देख रहे हो वो वॉरेन बफेट है और आप सब लोग इन्हें जानते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के 7वें अमीर आदमी हैं और सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट बर्कशायर हाथवे नाम की एक कंपनी चलाते हैं और ये कंपनी के द्वारा वो दुनिया की बहुत सारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये कंपनी की 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में से सारे एयरलाइन स्टॉक्स और फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स को निकाल दिया है। और चौंकाने वाली खबर तब आई जब अगस्त 2020 के अंदर सबको पता चला कि वॉरेन बफेट ने एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग और माइनिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। वॉरेन बफेट ने 20.9 मिलियन शेयर खरीदे बैरिक गोल्ड कंपनी के, यानी कि उन्होंने $560 मिलियन का वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अभी दोस्तों आपको लगेगा कि अगर वॉरेन बफेट ने बैरिक गोल्ड नाम की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो इसमें बड़ी बात क्या है। बैरिक गोल्ड कंपनी एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो गोल्ड को ज़मीन से निकालती है और गोल्ड को बनाती है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने उनकी ज़िंदगी में अब तक कभी भी सोने के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। उनको गोल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो उनके वैल्यू इन्वेस्टिंग के खिलाफ जाता है। वॉरेन बफेट के हिसाब से गोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी हो सकती है या फिर कुछ भी नहीं हो सकती। उन्होंने एक बार गोल्ड के बारे में ये भी कहा था कि गोल्ड सिर्फ बैठा रहता है और आपकी तरफ देखता रहता है और कुछ भी नहीं करता। वॉरेन बफेट को हमेशा से लगता आ रहा है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट एक अच्छी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने अगस्त 2020 से पहले कभी भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आए जिसकी वजह से वॉरेन बफेट को अपना इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल ही चेंज करना पड़ा और उनकी लाइफ में उन्होंने पहली बार गोल्ड के अंदर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया। हम आपको पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताते आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बियर मार्केट आने वाला है, जिसके हमने आपको कुछ कारण भी दिए हैं, जिसमें से एक कारण था मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो। दोस्तों, इसे पॉपुलरली बफेट रेशो भी कहा जाता है क्योंकि वॉरेन बफेट इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो जब भी 115% के ऊपर चला जाता है तो वो स्टॉक मार्केट को महंगा स्टॉक मार्केट कहा जाता है। सितंबर 2020 में स्टॉक मार्केट टू जीडीपी रेशो अमेरिकन मार्केट्स के लिए दोस्तों 180% तक ऊपर आ चुका है। तो अभी आप समझ सकते हो अमेरिकन मार्केट कितने बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। उसी तरह से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, डेट टू जीडीपी रेशो अमेरिकन मार्केट्स के लिए दोस्तों 120% के आसपास पहुंच गए थे और 2020 में पहली बार यानी कि 70 सालों बाद ये रेशो 120% के ऊपर निकला है। 2020 में ये रेशो 136% पे पहुंच चुका है, यानी कि डेब्ट कितनी हाई हो गई है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर आप देख सकते हो। और हमें लगता है ये दो मुख्य रीज़न है वॉरेन बफेट ने अपने स्टॉक्स को बेचा है और इनडायरेक्टली गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। वॉरेन बफेट ने गोल्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट तब किया जब अगस्त 2020 के अंदर गोल्ड ने $2075 का हाई लगाया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वॉरेन बफेट 2075 के लाइफ टाइम हाई के पास अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड नीचे जा सकता है? दोस्तों, गोल्ड नीचे जा भी सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हमें लगता है अगर उन्होंने गोल्ड के लाइफ टाइम हाई के पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो गोल्ड यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। जैसे कि हमने वीडियो को टाइटल दिया है $10,000 गोल्ड का, चलो पता करते हैं हमें ऐसा क्यों लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो गोल्ड का 100 साल का चार्ट है। ये चार्ट हमने मैक्रो ट्रेंड्स की वेबसाइट से लिया है जिसका लिंक वीडियो के नीचे की तरफ आपको दिख रहा है।
गोल्ड के अंदर सबसे पहले बड़े बुल मार्केट की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1970 में गोल्ड $36.56 के ऊपर बंद हुआ था और वहां से गोल्ड के अंदर एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जिसके अंदर 1980 में गोल्ड बंद हुआ $677 पे। यानी कि ये 10 साल के बड़े बुल मार्केट के अंदर गोल्ड ने आपको 1755% के रिटर्न दिए। 1980 के अंदर $677 पे बंद होने के बाद ये लेवल को तोड़ने के लिए गोल्ड को 27 साल लग गए। गोल्ड ने ये लेवल को 2007 के अंदर तोड़ा। 1980 के अंदर $677 पे बंद होने के बाद 1999 में गोल्ड ने उसकी सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग दी थी $256 पे। और वहां से दोस्तों गोल्ड के अंदर दूसरे बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जिसके अंदर 2011 में गोल्ड बंद हुआ था $1825 पे। ये 10 साल के बड़े बुल मार्केट के अंदर गोल्ड ने आपको 612% का रिटर्न दिया। अगस्त 2011 के अंदर $1825 के ऊपर बंद होने के बाद से गोल्ड के अंदर एक बड़े बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, जिसके अंदर दिसंबर 2015 में गोल्ड ने लोवेस्ट क्लोजिंग दी $1060 के ऊपर। दिसंबर 2015 के अंदर $1060 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद गोल्ड के अंदर तीसरे बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों ये बुल मार्केट कितना चलेगा और इसके अंदर गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, चलो लास्ट दो बुल मार्केट से पता करते हैं। 1970 से लेकर 1980 तक गोल्ड के अंदर एक बड़ा बुल मार्केट था, जिसके अंदर गोल्ड ने आपको 1750% का रिटर्न दिया। 2000 से लेकर 2011 तक 11 साल के ये बुल मार्केट में गोल्ड ने आपको 620% का रिटर्न दिया। दिसंबर 2015 के अंदर लो लगाने के बाद से गोल्ड के अंदर तीसरे बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों कम से कम आप देख सकते हो 10 साल तो गोल्ड के अंदर बुल मार्केट चलता है, तो पॉसिबल है 2026 तक ये बुल मार्केट जरूर चलेगा। अगर हम पिछले दो बुल मार्केट का एवरेज लेते हैं तो वो आ रहा है 1185 पे। 1185 को अगर हम दोस्तों गोल्ड के लो से $1060 से गुणा करते हैं तो गोल्ड का ये बुल मार्केट का टारगेट आ रहा है $12,261 का। तो ये था पहला रीज़न जिसकी वजह से हमें लगता है अगले 10 सालों में गोल्ड $10,000 तक ऊपर आ सकता है। दूसरा रीज़न जानने के लिए हमें थोड़ा सा अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। दोस्तों जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने उनकी इकोनॉमी के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी गवर्नमेंट कोई नोट्स या फिर करेंसी या सिक्योरिटी को इशू करती थी तो वो गोल्ड से बैक रहती थी, यानी कि सपोर्टेड रहती थी। ये वैसे ही है, अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए तो आपको बैंक के पास गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है, और अगर आप गोल्ड लोन नहीं चुका पाते तो बैंक आपका गोल्ड बेचकर पैसा वसूल करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो आपको नोट्स या फिर करेंसी दी है उसका पैसा अगर गवर्नमेंट नहीं चुका पाती तो गवर्नमेंट वो सिक्योरिटी और नोट्स को जिस गोल्ड से सिक्योर किया है वो गोल्ड को बेचेगी और आपका पैसा चुकाएगी। 1934 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया कायदा लाया, गोल्ड रिजर्व एक्ट 1934 का, जिसके हिसाब से उनके सभी नागरिकों को उनके पास जितना भी सोना था वो सब गवर्नमेंट को देना पड़ा, और उन्होंने ये सोना $20 के ऊपर खरीदा। $20 के ऊपर सभी नागरिकों का सोना खरीदने के बाद उनके राष्ट्रपति ने सोने का भाव $35 के ऊपर तय किया। इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि सोने का प्राइस 70% एक ही समय के अंदर बढ़ गया। ये एक्ट की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गोल्ड का भंडार बढ़ गया, और उन्होंने जब ये गोल्ड की कीमत $35 तक बढ़ाई तो इसका वैल्यू भी बढ़ गया, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट और पैसा छाप पाई और इकोनॉमी के अंदर ये पैसा डाल पाई, जिसकी वजह से 1929 के अंदर जो बड़ा रिसेशन यानी कि मंदी आई थी उससे अमेरिका को बाहर निकलने में मदद हुई। लेकिन दोस्तों 1971 के अंदर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड को निकाल दिया और फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक को परमिशन दी कि वो जितना चाहे पैसा छाप सकती है
और अभी गोल्ड की बैकिंग की यानी कि सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो डॉलर का 50 साल का चार्ट है और आप क्लियरली देख सकते हो 1971 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड को निकालने के बाद से डॉलर सिर्फ कमजोरी हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी आप गोल्ड स्टैंडर्ड का महत्व समझ सकते हो। 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था तब अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशो दोस्तों 120% तक पहुंच गया था। और दोस्तों अभी तो कोई भी वॉर नहीं चल रहा है और अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 136% पे 2020 के सेकंड क्वार्टर में पहुंच चुका है। यानी कि 70 सालों में पहली बार अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 1945 के अंदर जब अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 120% पे पहुंच गया था वो समय पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो भी डेब्ट इशू करती थी उसको गोल्ड का सपोर्ट था। लेकिन 1971 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड को निकालने के बाद से अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी जितना भी डेब्ट इशू किया है उसको सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट है और गोल्ड का कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों सोचो अगर अमेरिकन गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो ये इतनी लाइबिलिटीज कौन पे करेगा। अगर अमेरिका का मॉनेटरी सिस्टम फेल हो गया तो इतना बड़ा डेब्ट जो अमेरिका के ऊपर है वो कौन पे करेगा। जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताया अमेरिकन गवर्नमेंट ने फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है उनको परमिशन दी है कि वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट और भी पैसा छापती रहेगी और दोस्तों ये जितना पैसा छापेगी उतनी ही डॉलर की कीमत कम होती जाएगी। 6 महीने पहले यानी कि मार्च के अंदर अमेरिकन फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट दोस्तों 4 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकन फेडरल रिजर्व के ऊपर डेब्ट था और पिछले 6 महीनों के अंदर इन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर छापे हैं दोस्तों। उसकी वजह से फेडरल रिजर्व के बैलेंस शीट के ऊपर डेब्ट 60 ट्रिलियन हो चुका है। यानी कि 6 महीने के अंदर उनका डेब्ट डबल हो चुका है। आने वाले समय में और ये जितना पैसा छापेंगे उतना डॉलर का कीमत कम होते जाएगा, क्योंकि दोस्तों डॉलर का सप्लाई जितना बढ़ेगा उतना उसका वैल्यू कम होगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो मैरमिकन कैपिटल एलएलसी की रिसर्च रिपोर्ट है जो अप्रैल 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी। उन्होंने जब ये रिपोर्ट पब्लिश की थी तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के ऊपर 6.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा था। तो दोस्तों उन्होंने उनकी रिपोर्ट के अंदर कहा था कि अमेरिका का हिस्टोरिकल गोल्ड का स्टैंडर्ड 54% रहा है। तो उस हिसाब से गोल्ड की कीमतों को 12,500 तक ऊपर आना पड़ेगा फेडरल रिजर्व की लाइबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड की कीमतें 10,000 डॉलर के आसपास आ सकती है अगले 10 सालों में। चलो अब तीसरा रीज़न पता करते हैं। अभी जिनको आप वीडियो में देख रहे हो उनका नाम जेम रिकर्ड्स है और ये अमेरिकन लॉयर है, मीडिया कॉमेंटेटर है और दोस्तों ये ऑथर है जिन्होंने फाइनेंस और प्रीशियस मेटल यानी कि सोना चांदी के ऊपर बुक्स भी लिखे हैं। इन्होंने अपने एक प्रेजेंटेशन में दोस्तों कहा था कि M1 मनी का सप्लाई जो वर्ल्ड के अंदर 24 ट्रिलियन डॉलर है उसको अमेरिका, चाइना और यूरोप सप्लाई करता है। M1 मनी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो मनी अभी सर्कुलेशन के अंदर है। उन्होंने उसी प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी कहा कि ऑफिशियल गोल्ड जो दुनिया के अंदर अभी मौजूद है वो 33,000 टन है। दोस्तों ऑफिशियल गोल्ड का मतलब ये है कि जो गोल्ड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के पास अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर हम और आप जो गोल्ड इस्तेमाल करते हैं वो नहीं आता, क्योंकि दोस्तों हम और आप जो गोल्ड घर के अंदर रखते हैं उससे गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक को कोई भी मदद नहीं मिलती मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए। इसीलिए इनको गवर्नमेंट के ऑफिशियल गोल्ड के अंदर गिना नहीं जाता। वो कहते हैं कि पहले भी बैंक्स गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर सक्सेसफुली चले हैं, जैसे कि 19वीं सदी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 20% का गोल्ड बैकिंग रहता था
और 20वीं सेंचुरी के अंदर अमेरिका के अंदर 40% का गोल्ड बैकिंग रहता था। तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि अगर 24 ट्रिलियन डॉलर का मनी सप्लाई जो अभी दुनिया के अंदर है उसको गोल्ड का सपोर्ट चाहिए, तो 40% के हिसाब से गोल्ड को 9,000 से 10,000 डॉलर तक ऊपर आना पड़ेगा। विकिपीडिया के अंदर जो दोस्तों गोल्ड स्टैंडर्ड का आर्टिकल है उसके अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हो। अमेरिका के अंदर 1913 तक 40% का गोल्ड बैकिंग रहता था। उसी प्रेजेंटेशन में वो और बताते हैं कि सेंट्रल बैंक को और मनी छापना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और ये जब तक पैसा छापेंगे तब तक गोल्ड की कीमत 9,000 से 10,000 डॉलर तक ऊपर आ जाएगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड का एक्ट तो 1971 के अंदर ही खत्म हो गया था, तो अभी करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड को ऊपर आने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों दुनिया के अंदर जब भी कोई बड़ी आपत्ति आती है सेंट्रल बैंक्स और कंट्रीज क्यों गोल्ड को खरीदते हैं, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी और करेंसी को स्टेबलाइज करती है। और दोस्तों उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ये कोरोना पैंडेमिक है जिसके अंदर दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज ने गोल्ड को खरीदा। उसी तरह से चाइना और रशिया हर साल लगातार गोल्ड को खरीदते जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी करेंसी को करेंसी वॉर के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड तो 1971 के अंदर ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी कंट्री और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर दोस्तों अमेरिका को अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखनी है और अपने डेब्ट को सपोर्ट करना है तो उनको एक तो गोल्ड का स्टोरेज बढ़ाना होगा या फिर गोल्ड की कीमतों को ऊपर आना होगा। तो दोस्तों अगर गोल्ड 10,000 डॉलर तक इंटरनेशनल मार्केट में अगले 10 सालों में ऊपर आता है तो वो इंडिया के अंदर 2 लाख रुपए तक डेफिनेटली ऊपर आएगा। जो कैलकुलेशन हम अभी आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं उसके अंदर हमने माना है कि रुपया $1 के अगेंस्ट 60 रुपये तक आ गया है। अभी उसका कीमत 73 चल रहा है, यानी कि हम मान रहे हैं कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होगा। उसी तरह से ये कैलकुलेशन के अंदर हम मान रहे हैं कि गवर्नमेंट 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी भी अगले 10 सालों में हटाती है। अगले 10 सालों में $1 की कीमत 60 रुपया होगी और अगले 10 सालों में कोई भी जीएसटी या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर इंडिया में नहीं होगी। ये अजम्पशन करने के बाद भी गोल्ड की कीमत 1,92,900 के पास आ रही है। वीडियो ख़त्म होने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो के अंदर जो हमने 10,000 डॉलर का गोल्ड का टारगेट दिया है वो रिपोर्ट्स, डेटा और चार्ट के हिसाब से दिया है और ये हमारा पर्सनल व्यू है। तो दोस्तों ये वीडियो से हम आपको कोई भी ऐसी सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।